जय हिंद साथियों, नमस्कार। और अभी आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है HCL गुप्ता जी, और जिनका मैं परिचय करता हूं। संगम विहार विधानसभा से 2008 से लेके 2013 का जो MLA की जो एक जिम्मेदारी होती है, इन्होंने बखूबी निभाया था। और खासकर अभी दक्षिणी दिल्ली की बात करें, समस्या काफ़ी हैं। पिछड़े वर्ग की एरिया की बात करें तो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे संगम विहार को सभी जानते हैं, और किस प्रकार से परिस्थिति सभी को पता है। सर बहुत पुराने हैं और बीजेपी की तरफ से काफ़ी कद्दावर नेता भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, किस तरीके से अभी, खासकर मैं राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बाद में सवाल करूँगा, पहले दक्षिणी दिल्ली की स्थिति किस प्रकार से देखते हैं? केजरीवाल सरकार क्या 4.5 साल के अंदर पानी, बिजली, सड़क, नाली और तमाम सुविधा को मद्देनजर रखते हुए देखी जाए, क्या कहेंगे टोटल ओवरऑल एक ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने दक्षिणी दिल्ली की और खासकर संगम विहार की परेशानियों को लेकर यहाँ पर आए हैं। संगम विहार विधानसभा में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का मामला है। इन परेशानियों को दूर करने में माननीय श्री केजरीवाल जी पूर्णतः विफल हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो, देखिए संगम विहार की जो बेसिक समस्या है वो रोजमर्रा की जीने की समस्या। हाँ, मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधा कहूँ, मूलभूत जरूरत। सुविधा तो मैं तब कहूँगा जब वो पर्याप्त मात्रा में हो जाए। तो यहाँ तो मूलभूत जरूरत की बात है। पानी चाहिए, नाली चाहिए, हाइजीन चाहिए, सीवर चाहिए, घर चाहिए, मतलब ऐसी कोई चीज जो उसको जरूरत होती है। बीमार पड़ता है तो अस्पताल चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए, बच्चों का कोई घर का फंक्शन होता है तो बारात घर चाहिए। यानी एक कम्युनिटी में, और ऐसी कम्युनिटी जहां 7, 8, 10 लाख लोग रहते हों और उनको आप कोई भी बेसिक फैसिलिटी देने से वंचित रह जाएं, 4.5 साल का शासन भी कर लें और कुछ कर ना पाएं, तो मैं समझता हूं इससे बड़े शर्म की बात केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी नहीं। वो मैं यही कहना चाहूँगा, वादे जिस टाइम पे उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, और काफ़ी बहुत जिसको कहते हैं सपना, और लोगों ने कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगा, और जिस टाइम पे केजरीवाल सरकार को वोट मिले थे, वो वोट नहीं था, वो जनादेश था। एक आशीर्वाद के तौर पर सुपड़ा साफ थी सभी पार्टी। इस भारी जीत के बाद उन्होंने वादे भी काफ़ी किए, तमाम वादे, बिजली माफ और पानी माफ और बिजली हाफ, इस तरीके से नारा, और जो सुविधाओं की बात की अभी गुप्ता जी ने। तो मैं जानना चाहूँगा सर, फेल तो हो गए, अब अगर देखी जाए 6 महीना रह गया है, काम तो अभी जोर शोर से चल रहा है। 3 विधानसभा की बात करूँ, देवली विधानसभा, अम्बेडकर नगर विधानसभा और संगम विहार विधानसभा की बात करें, सड़कों की बात करें, सीवर लाइन सब में डालने की कोशिश की जा रही है, और कैमरा वगैरह लगाने की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अभी वो ऑनफील्ड में ला भी रहे हैं। क्या कहेंगे? कार्य, सेवा कार्य और कार्य चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करने की, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। आपने संगम विहार विधानसभा के उन बेचारे गरीब आदमियों को 4.5 साल तक नारकीय जीवन जीने का, उनकी जिंदगी के, अच्छी जिंदगी के 4.5 साल केजरीवाल जी खा गए। अब अगर 6 महीने में वो समझते हैं कि संगम विहार को ग्रेटर कैलाश बना देंगे, तो वो शायद सपना देख रहे हैं। 4.5 वर्ष से रतिया मार्ग का सीवर बन रहा है। वो तो 3 किलोमीटर का सड़क है। वही मैं कह रहा हूं, एक तरफ 70-80 किलोमीटर का हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। एक दिन में दावा नहीं करते हैं, बनाते हैं। फर्क है दोनों। और एक तरफ 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का सीवर लाइन और रोड 4.5 साल से न पड़े, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच और मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह आता है कि वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। वो कार्य करते हुए दिखाना चाहते हैं कि जिससे आम जनता बिजली हाफ, पानी माफ, एक बार फंस गई थी तो दोबारा वो फिर फंस जाए। परंतु संगम विहार की जनता बहुत ही स्मार्ट है। संगम विहार भारत की जनता बहुत स्मार्ट है, और उसका आप देखें,
75 में चुनाव, हिस्ट्री में जाइए जी, इमरजेंसी लगी। इसी जनता ने जिसने फूलों से भर दिया था इंदिरा गांधी जी को, इमरजेंसी के बाद सबको हरा दिया, जनता पार्टी आई। परंतु जनता पार्टी क्योंकि डिलीवर नहीं कर सकी 2 वर्षों में, तो 2.5 वर्ष में उन्होंने जनता पार्टी को गिरा दिया और फिर से कांग्रेस। ये वही जनता है और ये वही जनता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मदमस्त हो जाए कि मेरे पास 67 सीटें हैं और मैं, उनके सोच में तो यह है कि अब 67 में 10, 15, 25 कम भी हो जाएंगी तो सरकार, अभी हम सरकार बनाएंगे, तो वो भूल रहे हैं। ये जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझती है कि अगर 4.5 साल तक उन्होंने कोड़ों से मारा है, तो अगर 2 दिन फूल माला पहना देंगे तो शायद अब बहकावे में जनता नहीं है। अब उनको समझ में आ गया है विकास क्या होता है, क्योंकि विकास का उन्होंने पैरामीटर देखा है। वो कंपेयर करते हैं आज की तारीख में, और कंपेयर करके ही जब आएंगे तो कहेंगे भाई आज अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की लीडरशिप में, अगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर दिल्ली को आगे बढ़ना है विकास को लेकर, तो वो मोदी के साथ जाएंगे। और शायद पिछली बार का जो रिजल्ट थे इलेक्शन के, वो रिवर्स हो जाएंगे और इस बार 3 सीटें अगर आम आदमी को मिल जाए तो उन्हें अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ। ये सर ने कह दी। और अभी मैं राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर बात करना चाहूँगा। मोदी जी की बात आपने कही दी है। मोदी जी के नेतृत्व में खासकर भाजपा के जितने कार्यकर्ता और बूथ लेवल का एक जो संगठन कह सकते हैं, विचारधारा कह सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन कह सकते हैं और जो फ्लोनेस कहते हैं, बीजेपी को देखते हुए समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नहीं संगठन के रूप में बीजेपी और खासकर प्रोफेशनलिज्म देखी जाए, उनके चुनाव को जीतने की जो रणनीति होती है काफ़ी अच्छी लगी है और कहीं ना कहीं नहीं बिल्कुल ठोस और मजबूत तरीके से वो लोग पेश किए हैं। विधानसभा की बात करें सर, मोदी जी के नेतृत्व में क्या 22, यहाँ पर सवाल आता है सर, 22 साल हो गया दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही है, आप भी मानेंगे। और इस बार चुनाव में मोदी जी को प्रचंड जीत के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ती हुई बीजेपी पुनः दिल्ली की सियासत राजनीति को और दिल्ली की सीट को संभालते हुए क्या आ सकती है? एक प्रश्न चिन्ह। आ सकती नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सकना और आने में फर्क है। मोदी जी का जो सबको साथ लेके चलने का नारा है, सबका साथ और सबका विकास, इन दोनों वर्डों के साथ, इन दोनों के साथ उन्होंने जिस तरह पूरे देश में एक अच्छे कुशल शासक अपने आप को प्रदर्शित किया है, और मोदी जी ने चूंकि सबका साथ लिया है, सबका विश्वास लिया है, सबके साथ विकास लिया है, तो मोदी जी को मोदी बनाने वाला ये सबका साथ है। मोदी जी को मोदी बनाने वाला ये देश का विकास है। ये मोदी जी को मोदी बनाने वाला ये सबके साथ विश्वास है। तो मोदी जी इस बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने वाले हैं। अभी अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की बात करें, एक बात अगर हम डिस्कशन ना करें तो कहीं ना कहीं फिर राजनीति को समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, 15 साल शीला दीक्षित के राज में दिल्ली में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी हम समझते हैं। तो कॉन्टेस्टेंट की तरफ अगर हम नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित की अगुवाई में दोबारा से कांग्रेस भी खड़ी हो सकती है, आपके सामने बड़े मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। बिल्कुल करनी भी चाहिए। और कांग्रेस क्या है, मैं तो समझता हूं कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो 20-22 लोग थे हर जगह। भारतीय जनता पार्टी भी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, हर दल के लोग आए थे। और डेमोक्रेसी में हर एक का अधिकार है कि वो आए, अपने आप को जनता के सामने लेकर आए, और फिर जनता जनार्दन उसको चुनती है जिसको वो समझती है कि वो हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो विकास करने वाले हैं उनके लिए जो। तो कांग्रेस आए दावेदार। हम तो कहते हैं कांग्रेस का जितना बढ़िया दावा होगा हमारे लिए तो उतना ही अच्छा। अच्छा, फाइनली बात करने के बाद मैं सर से यही जानना चाहूँगा, संगम विहार वासियों के लिए अगर एक आश्वासना देंगे और एक सांत्वना पूर्वक एक
आप बताएंगे जैसे डेवलपमेंट को देखते हुए त्रस्त जनता है खासकर पानी के लिए तमाम और जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधा से वंचित है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी संगम बिहार का विकास नहीं हो पाया। ये ज़मीनी हकीकत और हम ग्राउंड रिपोर्ट भी देखते हैं और ये है भी। तो अभी सर अगर इलेक्शन 6 महीना 7 महीना महज समय रह गया है विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए, क्या आप पूरे संगम बिहार वासियों को बीजेपी की तरफ से खासकर क्या सांत्वना देंगे कि रुकिए हम कुछ ऐसा करने वाले हैं या बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे आपको कहीं ना कहीं नहीं बिल्कुल मजबूती और मजबूत तरीके से हम आएंगे और कुछ करके देंगे, क्या करके देंगे, क्या किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था मैं। सरकार कांग्रेस की थी, इसके बावजूद भी मैंने 100 करोड़ रुपए की एक स्कीम, जो घर घर टूटी वाला पानी, साफ पानी पहुंचाने की स्कीम 2012 के लास्ट और 13 के शुरुआत तक दे दी थी। अनफॉर्चुनेटली सरकार कांग्रेस की भी चली गई और संवित सरकार बने, सपोर्टेड बाई रही, कुछ मिला के ऐसा गड़बड़ हुआ। तो इन जहां तक संगम बिहार विधानसभा के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, हर घर में साफ पानी मिल जाए, लोग 20-25 दिन का पानी पीते हैं। दूसरा है एफोर्डेबिलिटी जाने के लिए। हाँ, हमने प्लान किया था कि हम शूटिंग रेंज से और जंगल के पीछे पीछे जो फॉरेस्ट की बाउंड्री है उसके पीछे पीछे एक 200 फीट की एक अच्छी सी रोड लेकर के और उसको हम इससे जोड़ेंगे। मेन रोड नहीं, बांध रोड जो देवली का है, जिससे एक अल्टरनेटिव चैनल मिले और जिसको संगम बिहार में पीछे की तरफ जाना है वो इन दो रास्तों को छोड़ दें, क्योंकि बहुत सकरा है, पॉपुलेशन 10 लाख की है, निकल सकता नहीं है। जो वहां की उस समय की समस्याएं थी, संगम बिहार में हाई टेंशन वायर 6 फुट 8 फुट में जाता था, हमने संगम बिहार से हाई टेंशन वायर खत्म। संगम बिहार में सरकारी कार्य करने के लिए सरकार की जमीन नहीं थी। हमने के ब्लॉक में, हमने गैस गोडाउन के सामने के ब्लॉक में 27 बीघा जमीन, गैस गोडाउन के सामने जो अभी हमने बाउंड्री करवाई है करीब 2000 गज जमीन है। हमने करीब 39,000 स्क्वायर फीट जमीन शूटिंग रेंज में, जिस पे हमने सरकार का कब्जा करा दिया। जो अभी उनको क्या बोलते हैं, जो जमीन ग्रैब करते हैं, ग्रैबर्स के द्वारा। हाँ, वही आप कह सकते हैं वो कब्जा करते हैं। हाँ, यही है, आज आप देखिए पूरा शूटिंग रेंज कब्जा कर लिया गया प्राइवेट लोगों। अब आप खुद समझिए कि जहाँ पर डिग्री कॉलेज लड़कियों पर नहीं हो, जहाँ पर मैटरनिटी सेंटर की जरूरत है, जहाँ पर 1-2 बारात घर की जरूरत है, उन जरूरत के लिए सबसे पहले सरकार तो तभी बनाएगी ना जब जमीन होगी। तो मैंने जो उसकी नींव रखी थी कि इन सब जमीनों को खाली करके और मैं यहाँ पर संगम बिहार के लिए सुविधाएं, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल अगर देखा जाए तो संगम बिहार के लिए एक आवश्यकता है। गरीबी है, लोग जा नहीं सकते हैं, नॉर्मल मैटरनिटी इज नॉर्मल, 10-7-8 लाख लोग रहते हैं, सबको हर परिवार में ये चीज होती है, उनके लिए जरूरत। बच्चे के बर्थडे, शादी ब्याह कहीं करने के लिए किस तरह से लोग परेशान हैं, एक अच्छा बारात की जरूरत, कम्युनिटी सेंटर की जरूरत थी। लड़कियां यहाँ से बेचारी पढ़ने जाती हैं दूर। तो जो जमीन, जो अवेलेबल लैंड है, उस लैंड को किस तरह हम संगम बिहार वासियों की सुविधाओं के लिए ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, सरकार से अगर 7 से 10 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको सुविधाएं देनी है, तो आदमी तो हम हटा नहीं सकते। तो नेचुरली कहीं ना कहीं से इनके बस में फॉरेस्ट के कुछ लैंड को जो इनकी आवश्यकताओं के साथ जुड़े उनको ट्रांसफर कराएं। जैसे डीडीए की ग्रीन लैंड मंगल बाजार रोड पे जा रही थी और वो मैंने ट्रांसफर करा करके और उसको दिल्ली सरकार से एक रोड बनवाई थी। एक गंदा नाला हुआ करता था यहाँ, 10 फीट 15 फुट कीचड़ काला पानी हुआ करता था, जो आज पार्क के रूप में है। शूटिंग रेंज का जो रोड जहां से घुसते हैं तो मात्र 10 फुट की रोड हुआ करती थी, जो आज 60 फुट की रोड है। ये सब मैंने अपने कार्य में किए थे और कराया इसलिए था कि जब तक संगम बिहार की एंट्री ठीक नहीं होगी तब तक आप अंदर कैसे करेंगे। तो हर पॉइंट, लेकिन 5 वर्ष, अब संगम बिहार के लिए 5 वर्ष कुछ नहीं होता ना। हमने अपने टाइम में प्लान करके किया, इतने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर चेंज कराए जिससे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो। हमने 4 डिस्पेंसरी खोली, हमने हर वार्ड में हफ्ते में 2 दिन मोबाइल मेडिकल वैन भिजवाई,
कि लोगों को जहाँ जहाँ डिस्पेंसरी न जाए वहाँ पर हम लोगों का इलाज करवा सके। मतलब जो कार्य कभी भी नहीं हुआ संगम विहार में, वो कार्य हमने किया, अधूरा रह गया। पर हाँ, संगम विहार को आज एक अथॉराइज्ड कॉलोनी, क्योंकि जब तक केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ पर भी हमारी सरकार, कॉरपोरेशन में भी हमारी सरकार, जब तीनों मिल करके एक सलूशन बना के जो पहला कार्य होगा वो संगम विहार को अनअथराइज्ड से ऑथराइज्ड के कैडर में ले जाएं, जिससे उस जमीन पे लोगों को लोन मिले, उस जमीन पे लोग अपना घर बना सकें, उस जमीन की रजिस्ट्री हो सके, लोग सरकार से पैसा लेकर के उसका फायदा उठा सकें, है ना। और जब ऑथराइज हो जाता है तो बहुत सारी जो फंड आते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड में है, ये फंड यहाँ नहीं लग सकता है, वो फंड यहाँ नहीं लग सकता है, ये भी एक बोलते हैं। ये कार्य अगर आप देखें तो पूरे संगम विहार को फॉरेस्ट से अलग करने का कार्य भी मैंने किया। मेरे पास हर उसके नक्शे हैं जिसपे मैंने, जो फॉरेस्ट की लैंड है वो फॉरेस्ट की है, बाकी में तो विकास होगा ना। और उसी ग्राउंड पे मैंने यहाँ संगम विहार की I ब्लॉक, J ब्लॉक, I2 ब्लॉक, J1, J2, J3, E ब्लॉक, F1 ब्लॉक, F2 ब्लॉक, सब जगह मैंने कार्य शुरू करा दिया था। G ब्लॉक, G2 ब्लॉक, H ब्लॉक, इनकी सबकी मैंने नक्शे बनवा के दे दिए थे, जिसपे आज रोड बन रही है। अगर ये नक्शे मैंने नहीं बनवाए होते, उस समय सेग्रीगेट नहीं किया होता, तो कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, तो एक जो विकास का एक धारा थी वो मैंने शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैं हार गया और जो कार्य मैंने सोचा था वो नहीं कर पाया। पर हाँ, इस टेन्योर में मैं समझता हूं कि मैं इस कार्य को और ताकतवर तरीके से, क्योंकि केंद्र में भी हमारी ही सरकार होगी, प्रदेश में भी और कॉरपोरेशन में भी, तो जो इन कार्यों में एक दूसरे का समन्वय होता है, उस समन्वय के साथ संगम विहार का विकास करेंगे। और संगम विहार को, जैसे MB रोड की उधर संगम विहार है और इधर कालका जी और ग्रेटर कैलाश है, तो हम ये बीच की जो दूरी है, जो खाई है वो खत्म करके दोनों को एक ही तरह का विकास ला करके आम जन संगम विहार के लोगों के आत्मा से, दिल से उस पिक्चर को हटा देंगे कि वो कहीं ऐसी जगह रहते हैं जो उनसे, मतलब कभी गर्व महसूस होगा कि संगम विहार की जो एक चित्रपट, अगर आने वाले समय की बात करें, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक HCL गुप्ता जी, और इन्होंने अपनी दिल की गहराई से और इतिहास के भूगर्भ से कई सारी बातें हमें निकाल के बताई कि ये काम मैंने किया और वो काम रह गया। सरकार और स्थिति, मौजूदा स्थिति, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम विषय क्रम में हमने बात की और जानने के लिए हमें ये मिला है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में संगम विहार को मद्देनजर रखते हुए देखी जाए तो बीजेपी की तरफ से अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो रह गए अधूरे काम HCL गुप्ता जी आज यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं। और संगम विहार वासी जितने हैं सभी को खुशी होगी कि जो प्रोजेक्ट और ऑन ऑथराइजेशन कॉलोनी के नाम पे एक स्टाम्प लगा हुआ है संगम विहार वासियों के ऊपर, अगर वो हट जाता है तो कहीं ना कहीं विकास, जो विकासाधीन जो काम होते हैं वो पूरा हो सकेगा। ये एक प्रावधान जो है वो दिखाई देता है और आने वाले समय में हम भी देखेंगे कि अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे संगम विहार को जो एक पहचान मिली है वो हट जाए। और टैगलाइन हटने के बाद ये जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के तमाम फंड लग सकते हैं और काम भी हो पाएगा, चित्रपट भी बदलेगा। संगम विहार की स्थिति कहीं ना कहीं एक रूपरेख जो है, और जितने भी पॉश एरिया है, साकेत, मालवीय नगर, तमाम कालका जी, इस एरिया की तरह ही संगम विहार का चित्रपट एक ना एक दिन दिखे, ये हम चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे HCL गुप्ता जी। सर पहले थैंक यू बोलूँगा, आपने हमें हमारे लिए टाइम दिया और हमारे चैनल में आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने के लिए हमें मौका मिला। तो जुड़े रहिए, इसी प्रकार से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट और 1-on-1 जितने भी कद्दावर नेता होंगे किसी भी पार्टी के, हम उनके विचारधारा भी बताएंगे और जताएंगे कि आने वाले समय में मैनिफेस्टो के आधारित वो क्या कुछ करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जनता जनार्दन। जय हिंद, जय भारत।